स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीवी क्लासेस में। अपने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। और आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन आखिर में था क्या। तो जैसा कि कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस अनुनय विनय और पत्र के माध्यम से अपने विचारों को अंग्रेज़ों के सामने प्रकट करती थी और उनसे अपनी बात मनवाती थी। किंतु क्रांतिकारियों का यह विचार था कि हम ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से देश से उखाड़ के बाहर कर दें और वो अनुनय विनय और पत्र आदि की जगह पे सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखते थे। इसके साथ साथ उन्होंने इसी विचारधारा के साथ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया। एक और बात, क्रांतिकारी आंदोलन जो है वह केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी संपन्न हुए। जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे थे वह इंग्लैंड लंदन के थे, बाकी अन्य कई जगहों पर भी उनके उपनिवेश थे। तो जहाँ जहाँ लोग थे वहाँ वहाँ से लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन का आयोजन किया और इतना ही नहीं, हमारे देश में क्रांतिकारियों की सहायता भी की। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन दो तरह से विस्तारित हुआ, पहला भारत के बाहर और दूसरा भारत के अंदर। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पहले भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे। तीसरी बात, आखिर में क्रांतिकारी आंदोलन को बल कैसे मिला। तो क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में संपन्न हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण था 1907 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक और उसका दूसरा चरण 1920 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी तक चला। अच्छा, क्या कारण थे क्रांतिकारी आंदोलन के। आखिर में प्रथम चरण और द्वितीय चरण के माध्यम से यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसको भी जान लेते हैं। जब जब कांग्रेस में शिथिलता आ जाएगी, जैसे मान लीजिए 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन के बाद कांग्रेस से सबका मोहभंग हो गया और कांग्रेस जो थी वह शिथिल पड़ गई। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन को हमारे क्रांतिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया। फिर ठीक उसी प्रकार से जब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तब भी एक घोर निराशा छा गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की जाने वाली आंदोलन में शिथिलता आ गई। तब फिर वहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन ने हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कार्य किया। एक बात और जान लेते हैं कि बहुत लोगों का ये कहना है कि केवल कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया और कुछ लोगों का ये कहना है कि क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराया। लेकिन बात यह है कि इन दोनों के संतुलन से ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा था। जैसे कि अंग्रेज नरम दल या फिर कांग्रेस की बात इस वजह से भी मानते थे क्योंकि उनको क्रांतिकारियों से डर रहता था। दूसरी बात, वह क्रांतिकारियों पे ज़्यादा दमनपूर्ण कार्रवाई इस वजह से भी नहीं करते थे क्योंकि उन पर कांग्रेस का दबाव रहता था। इस प्रकार कांग्रेस और क्रांतिकारियों के एक समन्वय के साथ अर्थात संतुलन के साथ ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा और इन दोनों का ही हमारे देश की आज़ादी में समान रूप से योगदान है। तो आशा है कि आप लोगों को ओवरऑल इस चैप्टर का थीम समझ में आ गया होगा, जिससे आप इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। और सबसे पहले हम इस वीडियो में भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन और जैसा कि मैंने बताया कि क्रांतिकारी आंदोलन भारत के बाहर भी हुए और भारत के अंदर, और यह दो चरणों में संपन्न हुए। प्रथम चरण जो कि 1907 से 1917 ईस्वी तक चला और द्वितीय चरण जो कि 1920 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक चला। और सबसे पहले हम भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन सबको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। फिर से मैं बता दूं कि इसमें जितने भी तथ्य आए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर स्थापित हुआ, किस वर्ष स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और क्यों स्थापित हुआ इसको भी जान लेते हैं। हालांकि इसकी चर्चा हमने कई बार की है, फिर भी जान लेते हैं। क्योंकि भारत पर शासन करने के लिए इंग्लैंड में नियम बनाए जाते थे, तो इंग्लैंड में अपने विचारों या फिर अपनी बातों को रखने के लिए ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाता था।
दूसरा प्रश्न है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी फरवरी 1905 ईस्वी में स्थापित की गई थी। देखिए एक ही प्रश्न है लेकिन उससे 4 प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और अगर हम एक कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आसपास के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन सब पे हमको सोचना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने ही इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ये सारी संस्थाएं महत्वपूर्ण है, एक एक करके इसको आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी या फिर भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा गया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीखाजी मैडम रुस्तम कामा ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा को फहराया था। अगला प्रश्न है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा के द्वारा स्टुटगार्ट जर्मनी में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया गया। और कब फहराया गया यह भी इंपॉर्टेंट है, तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी में। इस स्थान को ध्यान रखेंगे, इससे मिलते जुलते शब्द देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में। कोई एग्जाम था जिसमें स्टुटगार्ट को इससे मिलते जुलते शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया था और जिसके कारण कई लोगों ने आंसर गलत टिक कर दिया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैडम भीखाजी ने जो तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था वह वर्तमान तिरंगे झंडे से बिल्कुल भिन्न था। वह इस प्रकार का नहीं था जिस प्रकार से हम लोग तिरंगा झंडे को फहराते हैं, वो उससे अलग था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने। कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी में। कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट कहाँ पे स्थित है? तो जर्मनी में। सभी चीज़ें आप लोग ध्यान देते जाएंगे। अगला प्रश्न है मैडम भीखाजी कामा से संबंधित कुछ कथन हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है कि मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 ईस्वी के जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। ये बात उनके बारे में बिल्कुल सही है। और कहाँ फहराया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में, इसको भी ध्यान रखेंगे। भीखाजी कामा के बारे में दूसरा कथन है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और इनके माता पिता जो थे वह पारसी थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा जा सकता है जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, तो इन सभी स्टेटमेंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मैडम भीखाजी कामा एक बरकतुल्ला वी.वी.एस. अय्यर और M.N. रॉय में क्या समानता थी? पूछा जा रहा है कि मैडम कामा, M. बरकतुल्ला और वी.वी.एस. अय्यर तथा M.N. सेन में क्या समानता थी? तो उनमें यही समानता था कि वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। यहाँ पे बाहर होगा, अर्थात इन्होंने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को भारत से बाहर से संपादित किया था। अगला प्रश्न है करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को जो है कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। और मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइजली की हत्या 1 जुलाई 1909 ईस्वी को की थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, डेट भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस समय एग्जाम में डेट पूछे जा रहे हैं। 4 डेट दे के आपको कालक्रमानुसार सजाने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो अगर आप लोग जानते रहेंगे तो उसको ईजिली कर पाएंगे। अगला प्रश्न है रेशमी रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था? तो उबैद उल्ला सिंधी और बरकत उल्ला के द्वारा रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया गया था। और यह कहाँ पर हुआ था? तो यह अफगानिस्तान में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र अफगानिस्तान में 1913 से लेकर 20 ईस्वी के बीच
संगठित किया गया था और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ही एक हिस्सा था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में किसने की थी? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना के द्वारा की गई थी और इसी संस्था के द्वारा गदर नामक एक पत्र संपादित किया गया, जिसके बाद इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद इसका अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भाखना को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा गदर पत्रिका संपादित करने के बाद ही इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया था। इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, गदर नामक अखबार कौन सी संस्था निकालती थी? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के द्वारा गदर नामक अखबार प्रकाशित की जाती थी। तो ये सारे ही तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने बताया कि गदर पार्टी को पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी से संबंधित कौन थे? तो रामचंद्र, रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप, साथ ही साथ भीखाजी कामा और बरकतुल्ला जो थे वह गदर पार्टी से संबंधित व्यक्ति थे। इस प्रश्न को लेने का क्या मतलब है? क्योंकि कई बार आप लोगों को 3-4 नाम देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन गदर पार्टी से संबंधित थे या फिर कौन संबंधित नहीं थे। तो अगर आप लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जानते रहेंगे तो वैसे प्रश्न को टैकल करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गदर का क्या अभिप्राय था? तो गदर का अभिप्राय था भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो गदर पार्टी का मतलब यही था कि यह भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। जैसा कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गदर पार्टी के लोगों को लगा कि यही अवसर है जब हम ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो इस कारण उसी समय गदर क्रांति छिड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ पर था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल सैन फ्रांसिस्को था, जो कि पश्चिमी अमेरिका का एक देश है। जैसे अगर ये अमेरिका है तो उसके पश्चिमी भाग पे सैन फ्रांसिस्को पड़ता है। इसी तरह से जो भी स्थान आ रहे हैं, जैसे स्टुटगार्ट जर्मनी आ गया, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित संस्था आ गई, उनको अगर आप मैप में देख लेंगे तो आप सबसे एक कदम आगे रहेंगे। हालांकि इस रिवीजन सीरीज़ में तो नहीं, लेकिन जब हम अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर को शुरू करेंगे तो उसमें पक्का इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करेंगे, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? तो गदर जो था एक साप्ताहिक पत्रिका था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम अंक, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे हो गया है, मतलब गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर पत्र का जो प्रथम अंश था वह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो जो गदर पत्र था वह कुल 4 भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? पहला था उर्दू, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद गुरुमुखी में, और यह भी 1913 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। फिर गुजराती भाषा में 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद हिंदी में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, आपसे कूट वाले प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पूछ दिया जाएगा कि गदर पत्रिका किन किन भाषाओं में संपादित होती थी, और आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इस वजह से यह तथ्य आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो था वह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू घटना से कौन संबंधित थे? तो गुरुदीप सिंह जो थे वह कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे। चलिए इस कामागाटा मारू घटना को समझ लेते हैं।
कामागाटा मारू जो था एक जलपोत था जिसको कि गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया और यह हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकले और कुल 376 यात्रियों के साथ इन्होंने यात्रा प्रारंभ की। जब गुरदीप सिंह कनाडा तट पर पहुंचे तो वहां के सिपाहियों द्वारा उन्हें रोक दिया गया कनाडा में प्रवेश करने से। उसके बाद फिर से उन्हें वापस कलकत्ता आना पड़ा और कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पे वह पहुंचे, जहां पे भी उनको पुलिस द्वारा रोक लिया गया था और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 18 यात्री कुल मारे गए और 202 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यही घटना थी कामागाटा मारू की घटना। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू जहाज पर कितने यात्री सवार थे? तो कामागाटा मारू जहाज पर कुल 376 यात्री सवार थे। अगला प्रश्न है, मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो जैसा कि बताया कि हांगकांग से कामागाटा मारू कहाँ गई थी? कनाडा, और वहाँ पे उनके सिपाहियों द्वारा उसे रोक लिया गया था। तो इस प्रकार कनाडा ने उन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। और यह क्यों लगाए गए थे? तो यह इंग्लैंड की वजह से ही लगाए गए थे, इंग्लैंड के दबाव की वजह से ही। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई थी? तो कामागाटा मारू जहाज की घटना 1914 ईस्वी में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए थे? तो कामागाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, शोर कमेटी या फिर तटीय समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच हेतु। जैसा कि 18 लोगों की मृत्यु हो गई और 202 लोगों को जेल में भर्ती कर दिया गया, तो उसके बाद ही शोर कमेटी का गठन किया गया। शोर का मतलब होता है तट, इसको तटीय समिति भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि शोर कमेटी का गठन क्यों हुआ, कब हुआ। अगला प्रश्न है, शोर कमेटी के सदस्य कौन थे? तो शोर कमेटी में सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम शामिल थे। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में यह सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे और यह वर्ष 1915 ईस्वी की घटना है। इस अंतरिम सरकार के अंतर्गत राजा महेंद्र प्रताप ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और एक बरकतुल्ला नामक व्यक्ति थे, उनको उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब? 1915 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के काबुल में। अगला प्रश्न है, वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की? तो वह थे राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की और खुद को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया और बरकतुल्ला को वहाँ का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। अगला प्रश्न है, किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में सुब्रमण्यम भारती ने कविता लिखी, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन का यह प्रथम चरण था और उसी दौरान रूसी क्रांति से प्रभावित होकर सुब्रमण्यम भारती ने उनके अभिनंदन में एक कविता लिखी थी। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली से मार दिया? तो उधम सिंह द्वारा 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को लंदन में गोली से मार दिया गया। उसके बाद इनको गिरफ्तार करके वहाँ फांसी दे दी गई। माइकल ओ डायर को गोली इन्होंने इस वजह से मारी थी क्योंकि जलियांवाला बाग कांड में इनका विशेष योगदान था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बदला लेने के स्वरूप ही माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह के द्वारा की गई। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? तो जून 1942 ईस्वी में बैंकॉक में रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो यह कथन रास बिहारी बोस के द्वारा कही गई थी। तो ये था हमारा भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित पूरा वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोगों ने प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को कवर किया है। ठीक इसी तरह से हम लोग भारत के अंदर भी प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मेरा यह विश्वास है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में यह वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा।
तो अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।